आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमिशन। तो ये और दूसरा है इजेक्शन। दोनों का अर्थ होता है उत्सर्जन। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्सर्जन है क्या। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार पदार्थ, यानी हमारे शरीर के अंदर जो बेकार पदार्थ है उसको निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और जो अंग अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो अंग मतलब अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं उसे अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं, और जो बाहर निकलता है पदार्थ उसको उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। फिर से एक बार, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और जो अंग उत्सर्जित पदार्थों को निकालता है वो उत्सर्जी अंग कहलाता है, और जो बाहर निकलता है पदार्थ उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से एक एक चीज़ हम देखते हैं, उत्सर्जन के बारे में जाने। अब उत्सर्जन से 5 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला है त्वचा, जिसको स्किन कहते हैं। ये भी एक उत्सर्जी अंग का काम करता है। कैसे? हमारे शरीर पर पसीना आ जाता है तो पसीना निकालने का काम कर रहा है, तो वो भी त्वचा जो है उत्सर्जी अंग हुआ। फिर आता है सीबम। जब सुबह सुबह हम लोग जगते हैं तो नाक पे चिपचिपा ऐसे तैलीय पदार्थ आ जाता है, तैलीय चिपचिपा टाइप के आता है, उसको हम सीबम कहते हैं। फिर नमकीन है, नमक जो है वो पसीना में देखिएगा, जैसे कहते हैं ना कि नून छर पकड़ लिया है, तो वो नमक जो मात्रा रहता है वो भी निकलना हमारे शरीर से जरूरी रहता है। सीबम खास करके याद रखिएगा। सीबम क्या है? जो तैलीय चिपचिपा जो चेहरे पर पदार्थ जो हो जाता है, पानी की तरह चिपचिपा हो जाता है, उसको सीबम कहते हैं। दूसरा जो उत्सर्जी अंग है फेफड़ा है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लंग्स। ये क्या करता है कि CO2 है उसको बाहर फेंकता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। CO2 को क्या करता है? बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को ये ग्रहण करता है। दूसरा चीज है जैसे वाष्प, जैसे ठंडी के दिनों में हम ऐसे करते हैं तो मुंह से जो वाष्प निकलता है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। बलगम, कई बार लोग को जैसे कहते हैं भोजपुरी में ऐसे कहते हैं खखार निकालना, जैसे ढकार उकार देते हैं, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं, उस फेफड़ा के ही माध्यम से निकालते हैं। ये बात यहाँ से समझिएगा। तीसरा जो है बड़ी आंत। छोटी आंत में तो सब किसी को पता है भोजन का पाचन होता है, लेकिन बड़ी आंत में है जो अनपचा भोजन है, जो पूर्ण रूप से पचा हुआ नहीं है, उस भोजन को बाहर निकालने का जो काम करता है वो कौन करता है? बड़ी आंत करता है, जिसको क्या कहते हैं इसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। चौथा है यकृत। चौथा क्या है? यकृत। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे शरीर में अमोनिया पदार्थ होता है जो काफी खतरनाक होता है, और जो यकृत है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके, बदल करके मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। क्या करता है? मूत्र के माध्यम से उसको बाहर निकालने का काम करता है। अमोनिया जो होता है, इसी अमोनिया के कारण मूत्र में जो होता है वो दुर्गंध होता है, और मूत्र का जो रंग होता है, पीला रंग होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। समझिएगा, ऐसे अंदर रहेगा तो अमोनिया रहेगा, बाहर निकालेंगे तो यूरिया बाहर निकालते हैं, यानी अमोनिया किस में बदल जाता है? यूरिया में, और यूरिया बाहर निकलता है। 2 घंटे तक आपको दुर्गंध नहीं देगी, लेकिन वही यूरिया फिर अमोनिया में जब परिवर्तित हो जाता है तो जहां मूत्र त्याग किए रहते हैं वहां से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। बहुत खतरनाक होता है अमोनिया। आखिरी है ब्रिक यानी किडनी के बारे में। ये शरीर के सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो क्या करता है? मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। ये चीज यहाँ से याद रखिएगा। ये हम चित्र बनाए हैं, इसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये चीज याद रखिएगा। लेकिन एक और चीज यहाँ बताएं, जो मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, और अमोनिया जो होता है, अमोनिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आता है। ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ से किडनी के थोड़ा बहुत बारे में। जो ब्रिक के बारे में हम बता रहे थे कि मुख्य उत्सर्जी अंग है, इसके बारे में देखेंगे। इसकी जो झिल्ली होती है, देख रहे हैं ना, ये जैसे कहें कि किडनी वाला जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो किडनी है, ये वाला किडनी है, ऊपर जो टोपी की तरह है उसको अधिवृक्क कहते हैं। अधिवृक्क
ब्रिक कहते हैं, जिसको एड्रिनल कहते हैं। क्या कह देते हैं इंग्लिश में? एड्रिनल कह देते हैं। नीचे वाला जो ये दिख रहा है क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यहाँ इसी मार्ग से ऐसे मूत्र यहाँ से आता है, जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं हिंदी में। ये वाला जो गोल दिख रहा है, ये ब्लॉडर है, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, जमा रहता है। मूत्र क्या होता है? इकट्ठा रहता है। और ये जो पाइप दिख रही है, ये मूत्र मार्ग रहता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कह देते हैं? यूरेथ्रा कह देते हैं। इस पाइप के माध्यम से, इस नली के माध्यम से मूत्र बाहर निकलता है। इसी किडनी को एक बात बाहर बना करके वो दिखाए हैं कि ये वाला जो मोटा परत होता है, इसको कहते हैं कार्टेक्स। क्या कह देते हैं? कार्टेक्स कह देते हैं। इसको क्या नाम दे देते हैं? कार्टेक्स कह देते हैं। और ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला, इसको कहते हैं मेडुला। और मेडुला में ही जो मैक्सिमम मात्रा रहती है, सबसे अधिक मात्रा रहती है, वो किसकी मात्रा रहती है? अमोनिया की। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यानी मेडुला में जो किडनी का जो भाग है, मेडुला मध्य भाग जो बीच वाला, ये इसी में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये जो पाइप जो दिख रहा है, ये वाला जो पाइप, वो किडनी में ही है। तो ये वाला जो पाइप है, इसको हम कह देते हैं प्रवेश द्वार। ये मूत्र का जो है प्रवेश द्वार रहता है, जिसको रेनल हिलियम कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ से समझ में आई। ये वाला भी चीज आपको समझाए, ये किडनी है। सामान्यतः आप ऐसे समझिएगा, किडनी जो है ना, रक्त को छानने का काम करता है। अब फेफड़ा जो है ना, वो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो वो रक्त वाला चैप्टर में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूजन। रक्त जो है छानने का काम करता है, और रक्त छानने का जो काम करेगा कौन करेगा? वो आपका करेगा किडनी। कौन करेगा? किडनी करेगा। ये चीज याद रखिएगा। शुद्ध करने का जो काम करेगा, वो आपका फेफड़ा करेगा। ये चीज यहाँ से यहाँ भी बताया। अब यहाँ आइए किडनी के बारे में। जो किडनी है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है, परत चढ़ी रहती है, झिल्ली चढ़ी रहती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। उस किडनी के ऊपर के जो झिल्ली है, उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और हार्ट के जो ऊपर रहता है, पेरिकार्डियक। यानी हार्ट के ऊपर जो झिल्ली रहता है, उसको क्या कह देते हैं? पेरिकार्डियक कह देते हैं। और फेफड़े के ऊपर जो रहता है, प्लूरोमेम्ब्रेन। अब जो देखेंगे वो वाला है किडनी की बीमारी। अब क्या देखेंगे हम लोग? किडनी की बीमारी वाला देखेंगे। कट नहीं ना रहा है, देख लीजिएगा अपना। किडनी की बीमारी कौन कौन सी होती है, उसके बारे में देखेंगे। पहला है स्टोन, जिसको आप कहते हैं पथरी। पेट में जैसे कहते हैं ना, किडनी में पथरी हो गया है, तो ये वाला जो है आप ध्यान रखिएगा। वो जो पथरी होता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। जो स्टोन होता है, पथरी होता है, किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। दूसरा है यूरेनिया। इसमें क्या होता है? अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। यूरेनिया में क्या होती है? अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। हम तो आपको बता ही दिए कि अमोनिया की मात्रा जब हमारे शरीर में रहेगी तो हमारे लिए खतरनाक है। तो ये किडनी पर एकदम समझिए कि प्रभावित करेगा। तो यूरेनिया में क्या होती है? अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। ग्वैट। ग्वैट का अर्थ होता है एक तरीका से गेठिया रोग। क्या कहते हैं? गठिया रोग। ग्वैट मतलब होता है गठिया। तो इसमें क्या होती है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और हमारे शरीर में पहले से एक साइनोवियल द्रव होता है। कौन सा द्रव्य होता है? साइनोवियल द्रव होता है। वो साइनोवियल द्रव क्या है? एक तरीका से जैसे चक्का में ग्रीसिंग करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ हड्डी है, जहाँ जहाँ जोड़ है, वहाँ पे ये साइनोवियल द्रव लगा रहता है। ये जब कम हो जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे हाथ जब घुमाएंगे तो चढ़ चढ़ करने लगा। यानी जहाँ जहाँ जोड़ रहेगा, चट चट की आवाज़ होगी। ये विशेष करके बूढ़े लोग में देखने को मिलता है। देखिए ना, लाठी लेकर के ऐसे बैठते हैं, बैठा नहीं जाता है। यानी वो साइनोवियल द्रव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? गठिया रोग कह देते हैं। बहुत परेशानी होती है गठिया रोग में लोगों को। अगला है किडनी। अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी, देखिए मेरे पास या किसी के पास अगर दो किडनी रहता है, एक किडनी भी है, तो आप सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों खराब हो जाए तो आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उससे आपको किडनी निकालना है, किडनी अगर उससे आपको निकालना है, 48 घंटा के पहले निकाल लीजिएगा तो किडनी खराब नहीं होती है, वो किडनी सही रहती है। या फिर ऐसे होता है जब ट्रांसप्लांट होता है तो कोई मम्मी पापा होते हैं जो अपने बेटा बेटी को दे देते हैं किडनी, ऐसे देखा जाता है। और मान लीजिए कि आपका कोई 80 बरस का आदमी है, उसका किडनी लेके आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो ये किडनी जब खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। और मरे हुए व्यक्ति में 48 घंटा के पहले उसका अगर किडनी निकाल लेते हैं तो सही सलामत रहता है। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के मुख्य उत्सर्जी अंग है, जैसे पादप और पेड़ में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो जाते हैं, जैसे लाशा, गोंद, जैसे देखे ना कहीं काट देते हैं, मतलब किसी हथियार से अगर पेड़ की कटाई कर देते हैं तो उसमें से लाशा निकल जाता है, चिपचिपा एक गाढ़ा पदार्थ रहता है वो निकलता है, गोंद निकलता है, वो सभी क्या है, पादप में के या पेड़ पौधे में के उत्सर्जी अंग है। उसी प्रकार से दूसरा में है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक नाम याद रखिए, यूरियोटेलिक। इसमें क्या होता है, यूरिया उत्सर्जन की जाती है, यानी यूरिया को बाहर निकाली जाती है। किसको बाहर निकाली जाती है, यूरिया को बाहर निकाली जाती है। सामान्यतः यह जो देखा जाता है स्तनधारियों में देखा जाता है। स्तनधारी से एक आपको याद आता है, ऐसे तो हम कह देते हैं कि मानव और पशु जो है स्तनधारी है, लेकिन देखिए कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि स्तनधारी सिर्फ महिलाएं हैं। नहीं, ये बात गलत है। स्तनधारी पुरुष भी है, महिलाएं भी है। ऐसा क्यों कहते हैं, जब लड़का हो या लड़की हो, जब जन्म लेते हैं तो सबका स्तन सेम रहता है। 12-14 वर्ष, अधिकतम याद रखिए 12 से 14 वर्ष में, 12 वर्ष याद रख सकते हैं ऐसे, 12 वर्ष में देखा जाता है तो पुरुषों में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण पुरुषों का स्तन का विकास नहीं हो पाता है, और महिलाओं में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण उन लोग का स्तन बढ़ जाता है। तो स्तन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पुरुषों में जब स्तन ग्रंथि नहीं होती है तो पुरुषों का स्तन का विकास रुक जाता है, और पुरुषों में महिलाओं में जब स्तन ग्रंथि होती है तो उन लोग का स्तन का विकास हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, मानव और पशु ये दोनों क्या है, स्तनधारी है। तीसरा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, इसमें क्या होती है, यूरिक की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे क्या है, पक्षी है, सरीसृप है। सरीसृप उसे कहते हैं जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे कीड़ा, मतलब एक तरीके से सांप, रेंगने वाला जो जीव है उसको क्या कह देते हैं, सरीसृप है। चौथा है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक, इसमें क्या होती है, अमोनिया की मात्रा होती है, वो निकलते रहती है बाहर, वो उत्सर्जित होती है, निकलती है। अमोनिया जो है निकलती है, विशेष करके मछली में देखा जाता है और कीट में देखा जाता है। अगला है ग्वानोटेलिक। क्या है, ग्वानोटेलिक, यानी ग्वानिन उत्सर्जन होता है। ग्वानिन क्या है, एक बेकार पदार्थ है, मतलब फालतू पदार्थ जो शरीर में रहता है, उसमें क्या है, जैसे कहें कि ग्वानिन जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में समझ। ऐसे भी हम उत्सर्जन पढ़ ही रहे हैं तो हम तो बताइए दिए कि उत्सर्जी अंग क्या है, जो उत्सर्जन बेकार पदार्थों को निकालता है। तो यहां से भी याद हो, ग्वानिन जो है फालतू पदार्थ का उत्सर्जन जो करता है वो कौन करता है, ग्वानोटेलिक करता है। और ये विशेष करके किस में देखा जाता है, मकड़ी में देखा जाता है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ है, यहाँ से आप देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। फिर इसके बाद हम लेकर के आएंगे श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर ब्लड पढ़ाएंगे, कोशिका पढ़ेंगे। सारे चैप्टर हम आपको एक एक दिन एक एक वीडियो डालते रहेंगे, और बहुत ही कम समय में आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये भी कहने की बात नहीं है, ताकि उससे मुझे ताकत मिलती है, मोटिवेट होते हैं तो और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।